आज दिवाली के बाद हमारा पहला क्लास है। उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों की दिवाली बहुत ही मंगलमय रही होगी। लास्ट टर्न पे अब हम लोग कैटनरी पढ़ रहे थे। कैटनरी आपका लगभग ख़त्म होने वाला था। बताया गया था कि कैटनरी को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका है कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी मतलब इसका मेन सेक्शन जो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट में अब हम लोग अप्रॉक्सीमेशन पढ़ना शुरू किए थे। अप्रॉक्सीमेशन में आपको बताया गया था कि कैटनरी कब कोई भी इनफाइनाइट कर्व या पैराबोला का रूप ले लेती है। x बाई सी के मान पे टोटली डिपेंड करता है। जब x बाई सी का मान छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो उस केस में वो पैराबोला जनरेट करती है। लेकिन जिस केस में x बाई सी का मान बहुत लार्ज होता है, वो इनफाइनाइट कर्व में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब हम लोग ने अप्रॉक्सीमेशन देखा था कैटनरी का कि कैटनरी किन किन रूपों को धारण करती है। अब आगे है उसके अप्रॉक्सीमेशन के बाद एक हेडलाइन डालिए, टाइटली स्ट्रेच्ड वायर। टाइटली स्ट्रेच्ड वायर। टाइटली स्ट्रेच्ड वायर। देखिए, पहले तो टाइटली स्ट्रेच्ड वायर का मतलब समझ लीजिए। जनरली आप लोगों ने बिजली के खंभे देखे होंगे और बिजली के खंभों से बिजली के तारों को लटकते हुए देखा होगा या टेलीग्राफ वायर्स को लटके हुए देखा होगा। होता क्या है कि अगर आप 2 खंभों के बीच में देखें तो तार को बहुत टाइटली बांधा जाता है और फिर अगर आप उन वायर्स को कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करें तो वो इस तरीके से आपको लटका हुआ दिखता है। अगर नहीं ऑब्जर्व किया है तो अब ऑब्जर्व करिएगा किसी भी बिजली के खंभे से लटके हुए वायर्स को। ठीक है, बिजली के खंभे से जब आप वायर्स को देखते हैं तो वो लटकते चले जाते हैं और जिस कंडीशन में वो हमारी पॉपुलेशन के लगभग बराबर आने लगते हैं, मतलब हमारे सिर के बराबर आने लगते हैं, वहाँ पे फिर उन तार को ठीक कराने की आवश्यकता होती है, नहीं तो उसमें करंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यही टाइटली स्ट्रेच्ड वायर के हम कंसेप्ट को पढ़ने चल रहे हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि बिजली के खंभे बहुत दूरी पे होते हैं और उसमें जो वायर लटकते हैं वो लगभग नगण्य के बराबर होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक वायर, अगर एक खंभा यहाँ है और एक खंभा बहुत दूर है, ये हमने टाइट करके वायर को बांध दिया तो इसमें सैगिंग हो जाती है और तार इस तरीके से लटकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइटली स्ट्रेच्ड वायर की सैगिंग। क्या बताया गया आपको, बिजली के खंभे थे कि ये खंभा था कि ये खंभा था, हमने इसमें वायर को बहुत टाइटली बांध दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं, उस वायर में सैगिंग शुरू हो जाती है, वो वायर लटकने लगता है। लेकिन ये जो उसमें सैगिंग होती है ये उसकी लंबाई के रिस्पेक्ट में लगभग नगण्य होती है। मतलब अगर ये वायर लगभग 100 मीटर का लंबा होता है तो उसमें ये जो सैगिंग होती है ये मुश्किल से 1 या 2 मीटर की होती है। 100 के रिस्पेक्ट में 1 और 2 लगभग नेग्लिजिबल है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी बिजली के तार में या टेलीग्राफ वायर्स में होने वाली सैगिंग उसके लेंथ से लगभग नेग्लिजिबल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वायर्स की लेंथ इतनी ज़्यादा होती है तो सैगिंग उसमें लगभग इतने की होती है। दैट मीन्स द सैगिंग ऑफ द वायर इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द वायर। आज जब हम लोग इसकी ही स्टडी करेंगे कि अगर टेलीग्राफ वायर को बांधते हैं तो उसमें सैगिंग को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। मतलब जब तार को बांधा जाता है तो हमारे कंस्ट्रक्टर को पता होता है कि कितने समय बाद इसमें कितनी सैगिंग मिलेगी और हमको इसको कब जा कर के बदलना पड़ेगा। ठीक है, वो पहले से उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेता है कि ये जो वायर हमने बांधा है, इस वायर में इतने टाइम पीरियड के बाद कितनी सैगिंग आएगी और वो सैगिंग के कारण हमको उस वायर को कब चेंज करना है। आज हम लोग इसी की स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, इसमें थोड़ा सा लिखिए, द टेलीग्राफ वायर, द टेलीग्राफ वायर, टेलीग्राफ
The telegraph wire is an example of tightly stretched wire. Is an example of tightly stretched wire. Is an example of tightly stretched wire. मतलब अब हम लोग टाइटली स्ट्रेच्ड वायर में टेलीग्राफ वायर की स्टडी करने चल रहे हैं। क्या स्टडी करेंगे वो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हम स्टडी ये करते हैं कि इसमें सैगिंग कितने की होती है, सैगिंग के कारण उसकी लंबाई में इंक्रीमेंट इन लेंथ कितने का होता है। मान लीजिए इसकी लेंथ 100 मीटर थी, वायर सैग कर गया। सैग करने का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं वायर की लेंथ बढ़ी होगी, तभी वो इस तरीके से लटकना शुरू किया होगा। दैट मीन्स इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हुई होगी, तभी वो लटक करके यहाँ तक आया होगा। तो कितनी सैगिंग हुई, इंक्रीमेंट इन लेंथ कितना हुआ, इसी चीज़ की अब हम स्टडी करने चल रहे हैं। ठीक है, लिखिए द टेलीग्राफ वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर। अब इसमें पहली हेडलाइन डालिए। पहली हेडलाइन में हम लोग देखेंगे कि इस टाइटली स्ट्रेच्ड वायर में सैगिंग कितने की होती है, कितना वो सैग करता है, कितना लटकता है। पहली हेडलाइन है सैग ऑफ अ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर। सैग ऑफ अ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर। सैग ऑफ अ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर। मान ले रहे हैं कि दो पॉइंट हैं ए और बी, जिससे हमने अपने टेलीग्राफ वायर को बांध दिया है टाइटली। कुछ दिनों बाद इसमें सैगिंग दिखाई देगी। मान ले रहे हैं ये रही इसकी सैगिंग और हमारा टाइटली स्ट्रेच्ड वायर इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, कैटनरी का शेप ले लिया। कैटनरी की बेसिक चीज़ें होती हैं, ये है एक्सिस ऑफ कैटनरी, ये है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटनरी, ये है आपका एक्सिस ऑफ कैटनरी मतलब वाई एक्सिस। ये पॉइंट हमने डी माना। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ कैटनरी विच इज द लोवेस्ट पॉइंट एंड द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट इज टी नॉट। ठीक, फिर देखिए हम मान लेते हैं कि इस वायर की जो लेंथ है वो L है। वायर की लेंथ कितनी है? L। अगर AB की लेंथ L है तो AD की लेंथ L/2 होगी, क्योंकि ये बात आपको पता है कि ये वायर हमारा वाई एक्सेस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना इधर दिखेगा उतना उधर दिखेगा। अगर इस वायर की लेंथ L है तो इसके हाफ की लेंथ L/2 हो गई। अब देखिए, अभी हम आपसे एक जिक्र कर रहे थे, हमने आपको जिक्र में अपने ये कहा कि ये जो सैगिंग होती है ये लेंथ के रिस्पेक्ट में लगभग नेग्लेजिबल होती है, बहुत छोटी होती है। तो हम ये अंडर कंसिडरेशन मान के चलेंगे कि AB की जो लेंथ है वही ACB की भी लेंथ होगी। क्या कहा कि ये जो सैगिंग होती है ये वायर के लेंथ के रिस्पेक्ट में लगभग नेग्लेजिबल होती है। अगर ये नेग्लेजिबल है तो हम ये मान सकते हैं कि आफ्टर सैगिंग द लेंथ ऑफ वायर ACB is approximately equal to the actual length of the wire AB। वायर AB की लेंथ अगर हमने L मानी है तो हम ये कह सकते हैं कि सैगिंग के बाद जो वायर की लेंथ होगी वो भी लगभग अप्रॉक्स L के इक्वल ही होगी। तो अगर इस कंडीशन में ये पूरा L था तो ये आधा हो जाएगा हमारा L/2, ये भी हमारा L/2 हो जाएगा। इस आर्टिकल में हमको सैगिंग निकालनी है तो हम मान ले रहे हैं ये इसका सैग है। क्या कहा गया? अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे कि सैगिंग वायर की लेंथ के रिस्पेक्ट में लगभग नेग्लेजिबल होती है। सैगिंग वायर के लेंथ के रिस्पेक्ट में लगभग नेग्लेजिबल होती है। हमने इसको 100 मीटर माना था तो इसको हमने 1 to 2 मीटर माना था, मतलब बहुत छोटी होती है। इस कारण से
सैगिंग के बाद बनने वाला वायर की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली उसकी लेंथ के बराबर होती है। ये टेलीग्राफ वायर का पहला कंसेप्ट है। मतलब आफ्टर सैगिंग लेंथ ऑफ वायर approximately equal to actual length of wire, ये हमारा टेलीग्राफ वायर की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है कि सैगिंग के बाद मिलने वाले वायर की लेंथ उसके एक्चुअल वायर की लेंथ के बराबर होती है। तो अगर ये पूरा L था तो ये भी पूरा L होगा, आधा L/2 होगा। इतने में कोई डाउट नहीं। मान लीजिए इस पूरे वायर का वेट W है, इस पूरे वायर का लेंथ W है, तो आधे का वेट W/2। यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है उसका वेट W है, तो आधे वायर का वेट W/2। आधे वायर का वेट W/2 होगा तो पता है वो हमेशा उसके मिड पॉइंट पे काम करता है। ये रहा मिड पॉइंट, मान ले रहे हैं इस मिड पॉइंट पे काम कर रहा है वेट विच इज़ इक्वल टू W/2। इस मिड पॉइंट को अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं तो हम ये पाएंगे, जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे हम ये पाएंगे कि ये लेंथ इसकी आधी होगी। ये अगर L/2 है तो उसका आधा मतलब ये कितना होगा L/4। आपको पता है कि किसी भी आकृति का जो वेट होता है, किसी भी शेप का जो वेट होता है, हमेशा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। किसी भी रॉड या वायर की अगर हम बात करते हैं तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मिड पॉइंट होती है। इस पूरे का वेट हमने कहा था W है, तो इस आधे सेक्शन का वेट W/2 होगा। अगर इस आधे का वेट W/2 है तो वो आधा इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा। इसका मिड पॉइंट ये ले लिया, उस पर वेट काम किया W/2। इसको जैसे ही हमने ऊपर की तरफ बढ़ाया वो इस लेंथ का आधा होगा। L/2 का आधा निकालेंगे तो कितना आएगा L/4। ये इसका पूरा कंसेप्ट है। हम मान ले रहे ये पॉइंट है हमारा P। ठीक है, ये पूरा इस सैगिंग को निकालने के आर्टिकल का कंसेप्ट हो गया। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये इसका एजम्पशन हो गया, जो कि टेलीग्राफ वायर की एक्सपेरिमेंटल से मैथमेटिशियंस ने ऑब्जर्व किया था। ये आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे टेलीग्राफ वायर पे तो आपको भी ये ऑब्जर्वेशन में मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह का कोई एजम्पशन टेलीग्राफ वायर में लगता है। ठीक है, क्या कहे कोई टेलीग्राफ वायर है AB आफ्टर सैगिंग चूँकि बहुत छोटी है, इसकी जो लेंथ आती है वो एक्चुअल लेंथ के इक्वल होती है। इफ़ दिस वन इज़ इक्वल टू L, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू L। हमने इसका हाफ सेक्शन कंसीडर किया, हाफ इसकी लेंथ हो जाएगी L/2। इस पूरे वायर का वेट अगर W है तो हाफ का वेट W/2, जो इस वायर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब उसके मिड पॉइंट पे काम करेगा। ये हमने मिड पॉइंट माना, ऊपर की तरफ बढ़ाया तो ये भी इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, मतलब इस लेंथ का हाफ होगा, दैट इज़ L/4 होगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम कहते हैं कि किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो कैपिटल X इज़ इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज़ इक्वल टू 0 और कैपिटल G इज़ इक्वल टू 0। ये फर्स्ट चैप्टर को प्लेनर फोर्सेस में आपको पढ़ाया गया था। तो अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस के मूवमेंट का एल्जेब्राइक सम 0 के बराबर होता है। सारे फोर्सेस के मूवमेंट का एल्जेब्राइक सम 0 के बराबर होता है। हमने वायर को A और B से टाइड अप किया है, A और B से बांधा है। इसका मतलब कैपिटल A एंड कैपिटल B बोथ आर द फिक्स पॉइंट। A और B फिक्स पॉइंट है। इन दोनों ही पॉइंट के अबाउट अगर आप सारे फोर्सेस का मूवमेंट लेंगे
तो उसका एल्जेब्राइक सम 0 के बराबर आएगा। हम ए के अबाउट ले रहे हैं क्योंकि हमने सारा अजम्पशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया है। ए के अबाउट जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का मूवमेंट ले लीजिए। आपको पता है कि किसी भी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट लेना हो तो उस पॉइंट से उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डालते हैं। किसी भी फोर्स का किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना हो तो उस पॉइंट से उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डालते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर डी हो तब मूवमेंट होता है F इंटू डी। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो उस केस में हम पॉजिटिव लेते हैं और अगर क्लॉकवाइज तो उस केस में हम नेगेटिव लेते हैं। ये इसका कंसेप्ट है। तो अगर हमको सारे फोर्सेस, पहले तो कितने फोर्स लग रहे हैं उसको काउंट कर लीजिए। एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है। अगर हमको इन दोनों फोर्सेस का इसके अबाउट मूवमेंट लेना है तो वही चीज़ इसको इसके अप्रॉक्स घुमाएंगे। एक बार ये इसके अप्रॉक्स क्लॉकवाइज घूमेगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। उसमें से हम ये छाटेंगे कि कौन सी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट रूट है। जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वो ले लेंगे। अगर शॉर्टेस्ट रूट एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे। चलिए इन दोनों फोर्सेस का इसके अबाउट मूवमेंट निकालें। अगर ये है तो ये ए के अबाउट इस तरीके से घूमेगा और एक ए के अबाउट इस तरीके से घूमेगा। आप देख रहे हैं ये लॉन्गेस्ट रूट है एंड दिस वन इज़ द शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट को लेंगे, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो कैसा डायरेक्शन हो जाएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव माइनस टी नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए कहा गया इसके लाइन ऑफ एक्शन पे इससे परपेंडिकुलर डालेंगे। आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर इस लेंथ के बराबर होगा, दैट इज सी डी के बराबर होगा। दूसरा है W/2। W/2 एक तो ऐसे घूमेगा और एक शॉर्टेस्ट रूट लेकर के ऐसे घूमेगा। ये आपका शॉर्टेस्ट रूट है, हम इसको कंसीडर कर लेंगे। इसको कंसीडर करने के लिए ये आपका इस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज, प्लस के साथ मिलेगा W/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए इसके लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो AP के बराबर आएगा। इंटू AP इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस टी नॉट इंटू CD की वैल्यू है K प्लस W/2 इंटू AP की वैल्यू दिस वन इज L/4। तो ये भी कितना होगा L/4। ये पूरी लेंथ L/2 है, इसका आधा L/4 तो बचा हुआ आधा भी L/4। L/4 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए हम लोग को सैगिंग निकालनी है, दैट मीन्स K की वैल्यू निकालना है। दिस इम्प्लाइज दैट T नॉट इंटू K, एक को उधर भेज दिया, इज इक्वल टू WL/8। दिस इम्प्लाइज K इज इक्वल टू WL/8 T नॉट। फिर आपको पता है सिंस T नॉट इज इक्वल टू W इंटू C, वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा K इज इक्वल टू WL/8 इंटू W इंटू C। ये भी इसका फॉर्मूला है और ये भी इसका फॉर्मूला है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए उतार लीजिए इसको। लिखिए थोड़ा सा इसमें, देखिए लेट अस कंसीडर अ कैटनरी, लेट अस कंसीडर a catenary ACB, let us consider a catenary ACB which is tightly stretched, which is tightly stretched between 2 points
which is tightly stretched between 2 points capital A and capital B, capital A and capital B, such that the length of wire is small l, such that the length of wire is small l, such that the length of wire is small l, and the weight of catenary is capital W, and the weight of catenary is capital W, and the weight of catenary is capital W. Full stop. Let small k is the sagging, let small k is the sagging in the case of portion AC in the case of portion AC such that the weight WEIGHT, the weight, such that the weight of portion AC, such that the weight of portion AC is W/2. AC का वेट आपने देखा है W/2 है, जो कि उसके मिड पॉइंट पे काम कर रहा है, यहाँ पे ये बनाया गया है. Such that the weight of portion AC is W/2, then in the case of equilibrium, the algebraic sum of the movement of all the forces about the fixed point capital A, is zero. That is पूरा आर्टिकल उतार लीजिए और डायग्राम बनाइए. ये चैप्टर आपका अप्रॉक्स ख़त्म हो गया है. हमको लगता है 3-4 दिन के अंदर हम लोग स्टेबल अनस्टेबल भी ख़त्म कर लेंगे. बहुत ज़्यादा आप करेंगे तो ये वीक आप ले लीजिए. स्टेबल अनस्टेबल ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक सेक्शन इसका ख़त्म हो जाएगा, है ना. और डेड काइंड्स भी आपका अप्रॉक्स ख़त्म हो गया है. डेड काइंड्स हमको लगता है आज या कल में हम ख़त्म कर देंगे. उसके बाद दोनों का टेस्ट होगा. टेस्ट आप लोग अभी आपस में डिस्कस कर लीजिएगा डेट के अकॉर्डिंग. हम भी ऑनलाइन वाले बच्चों से डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद आप लोग इसका टेस्ट दीजिए. अरे टेस्ट बहुत ज़रूरी है, पता तो चले कितना जानते हैं आप. और टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे सब इम्पोर्टेंट रहेंगे. डायग्राम बना लीजिए.
डायग्राम बनाइए। हो गया भाई? नीचे से लिखिए, विच शोज द सैगिंग ऑफ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर, विच शोज द सैगिंग ऑफ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर, विच शोज द सैगिंग ऑफ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर, which shows the sagging of tightly stretched wire। इसी में दूसरी हेडलाइन डालिए, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सैगिंग, ड्यू टू sagging of a tightly stretched wire, of a tightly stretched wire, increase in length due to sagging of tightly stretched wire। सेकेंड हेडलाइन है इस टॉपिक के अंदर। अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे टेलीग्राफ वायर का। आपको बताया गया था कि दो बिजली के खंभों के बीच में टेलीग्राफ वायर को बहुत टाइटली बांधा जाता है। कुछ दिनों बाद अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है और लटक जाता है, जिसको हम लोग सैगिंग कहते हैं। अभी हम लोग ने ये बताया देखा कि कितने की उसमें सैगिंग होती है। जैसे जो भी आपका ये इंजीनियरिंग किए होते हैं या मैथमेटिशियन होते हैं, जब ये उस वायर को लगाते हैं तो इनको ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि ये वायर कितना सैग करेगा, कितना लटकेगा, कितने दिनों में लटकेगा और इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आएगा, जिस कारण से वो सैग कर जाएगा। ठीक है, ये उनका पहले का अपना अजम्पशन होता है, वो उनको पता होता है, वेल नोन थिंग होती है, तो वो कैलकुलेट इसी फॉर्मूले से करते हैं। जैसे उन्होंने K = सैगिंग का फॉर्मूला दिया। सैगिंग क्यों हुई? ड्यू टू इंक्रीमेंट इन लेंथ। ये वायर है, अगर इसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो गई तो ये तो यहाँ बंधा हुआ है, तो होगा क्या, ये नीचे की तरफ लटकेगा, इसी को कहते हैं सैगिंग। तो एक मतलब आपका वेल एजुकेटेड पर्सन जिसने इस वायर को लगवाया है, इंजीनियर, वो हमारा इस बात को जानता है कि फलाना वायर कितने दिनों में कितना सैग करेगा, मतलब उसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा। ये बात उसको पहले से पता होती है। क्यों? क्योंकि वो ये सब कैलकुलेशन करके बैठा है जो अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी में दूसरी हेडलाइन क्या हो गई, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सैगिंग ऑफ अ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर। मान ले रहे ये A और ये B हमारा दो बिजली के खंभे हैं, बूथ हैं जो फिक्स है। हमने इससे एक वायर को टाइटली बांध दिया, ये रहा हमारा वायर विच इज AB। होगा क्या, ड्यू टू सैगिंग इंक्रीमेंट इन लेंथ, ये सैग कर गया इस तरीके से। लेकिन इसका एक अजम्पशन आप जानते रहिएगा, ये होने वाली जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है
है ना। ये उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में सैगिंग बहुत छोटी होती है, सैगिंग उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होती है। फिर ये इसका डायरेक्ट्रिक्स और ये इसका एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये डी है, ये वर्टेक्स है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और इस पे लगने वाला टेंशन क्या है, टी नॉट है। यहाँ ये पूरी लेंथ मान ले रहे हैं h है, तो इसका हाफ कितना होगा, h/2। जब हमने वायर को बांधा था टाइटली तो उस केस में हम मान ले रहे हैं कि वायर की लेंथ h थी, मतलब A से B तक की लेंथ h थी, तो उसका हाफ कितना हो गया, h/2। फिर मान ले रहे हैं आफ्टर सैगिंग जो इसकी लेंथ थी वो 2s थी, तो इसका हाफ भी s हो गया, इसका भी हाफ s हो गया, ये दोनों s के बराबर हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ लेंथ में, तो आप कहेंगे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ है s प्लस s दैट इज 2s और इनिशियल लेंथ है h/2 प्लस h/2 दैट इज h। तो इंक्रीमेंट आएगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो इन होल हमको इस आर्टिकल में 2s माइनस h की वैल्यू निकालनी है। फाइनल लेंथ दैट इज s प्लस s 2s माइनस इनिशियल लेंथ h/2 दैट इज h। 2s माइनस h हमको फाइंड आउट करना है 2s माइनस h को, ठीक है। ये आर्टिकल में हमको अब ढूंढना है। देखिए कैसे करेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कैटनरी का फॉर्मूला s इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x/2। दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x/2 का फॉर्मूला है e पे पावर x/2 माइनस e पे पावर माइनस x/2 अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है। दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू c/2 e पे पावर x/2 को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस x/2 माइनस x³ अपॉन साइन का होता है ये, e पे पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये इसका माइनस इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस x/2 प्लस x/2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x/2 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये इसका फॉर्मूला होता है। दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू c/2। देखिए क्या क्या कटेगा, माइनस है तो 1 से 1 कटेगा, ये टर्म कटेगा, सेम साइन वाले टर्म कट जाएंगे, ऑपोजिट साइन वाले ऐड हो जाएंगे, मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ x/2 प्लस x/2 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x/2 पे पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन, ये हमको मिलेगा। दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, c अंडर ब्रैकेट x/2 प्लस x³ अपॉन 2 का क्यूब दैट इज 8, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 प्लस x पे पावर 5 अपॉन 2 टू दी पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। इस तरीके के टर्म्स आपको इसमें मिलेंगे। फिर देखिए हायर ऑर्डर टर्म्स को अब हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट करने का मतलब इससे अधिक टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे, तो क्या बचेगा अब वो देखते हैं। इतना उतार लीजिए पहले आप।
थोड़ा सा लिखिए इसमें, लिखिए लेट अस कंसीडर अ कैटनरी जरा सा देखिएगा, कुछ गड़बड़ी हो गई है। S इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी होता है, ये 2 पता नहीं कैसे लिखा गया, c होता है, ये भी फॉर्मूले में c, ये c, ये जहाँ आपने 2 लिखा है इसकी जगह c, ठीक है। ये c से c कटेगा, ये भी हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा केवल x क्यूब अपॉन c स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, c पे पावर 4 हो जाएगा क्योंकि एक c कट गया है, इंटू फैक्टोरियल 5। s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी होता है फॉर्मूला। लिखिए लेट अस कंसीडर a catenary, let us consider a catenary ACB, let us consider a catenary ACB which is tightly stretched between 2 points capital A and capital B, which is tightly stretched between 2 points capital A and capital B, such that the length of string AB is small h and the weight of catenary is capital W, and the weight of catenary is capital W। नीचे से लिखिए लाइन चेंज करके, let us consider the length of arc ACB is equal to 2s. Let us consider the length of arc ACB is equal to 2s such that arc AC is equal to arc CB is equal to S, such that arc AC is equal to arc CB is equal to S। नीचे से लिखिए then for the common catenary, since we know that यहाँ से यहाँ तक उतारिए, डायग्राम बनाइए, फिर इसके बाद हम बता रहे हैं आपको।
हो गया भाई, डायग्राम बन गया। नीचे से लिखिए, लिखिए नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ x बाई सी, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ x बाई सी, neglecting higher order terms of x by c, we get मिलेगा s इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6c स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है किसी भी कैटनरी के केस में ये x कॉमा वाई होता है, तब आप कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x रही होगी, लेकिन यहाँ तो आपको दिया गया है ये डिस्टेंस h बाई 2, तो आप कहेंगे सिंस x इज इक्वल टू h बाई 2, दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू h बाई 2 प्लस h क्यूब अपॉन 2 का क्यूब दैट इज 8 इंटू 6 इंटू सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे टर्म में दोनों तरफ, तो यहाँ मिलेगा 2s इज इक्वल टू h प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 बन जाएगा h क्यूब अपॉन 4 इंटू 6 24 c स्क्वायर। ठीक है, अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, 2s माइनस h दैट इज इंक्रीमेंट इन लेंथ। This implies that 2s minus h is equal to h cube upon 24 c square. Since t naught is equal to w into c, this implies that 2s minus h is equal to h cube upon 24 into c square की जगह t naught upon w का square। This implies 2s minus h is equal to w square h cube upon 24 t naught का स्क्वायर। जहाँ w को मेंशन कर दीजिए, वेयर w इज वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कैटनरी। उतारिए, पूरा उतार लीजिए। हो गया भाई।
नीचे से लिखे हेंस इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सैगिंग इज, हेंस इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सैगिंग इज, हेंस इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू सैगिंग इज 2s minus h is equal to w square h cube upon 24 t naught का square. Hence increase in length due to sagging is 2s minus h is equal to w square h cube upon 24 t naught का square. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो w लिखा गया है वो आपका स्मॉल है, ठीक है। स्मॉल w का मतलब वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कैटनरी। ये आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे है, एक आध बार पूछा गया है, आना होगा तो वही आएगा वरना कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। क्वेश्चन को लिख लीजिए, लिखिए आ टेलीग्राफ वायर, आ टेलीग्राफ वायर is constructed, a telegraph wire is constructed of number 8। नंबर 8 का मतलब अभी हम आपको बताए हैं कि जो भी आपके इंजीनियर होते हैं उनको ये पता होता है कि जो वायर उन्होंने यूज़ किया है वो कितने टाइम के बाद कितना सैग करेगा, मतलब उसके लेंथ में इंक्रीमेंट कितना होगा। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका वायर किस तरीके के मटेरियल के कंपोजिशन से बना है। तो उसी में एक वायर आया है नंबर 8, आयरन वायर। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो टेलीग्राफ वायर्स में वायर यूज़ होते हैं वो आयरन वायर होते हैं, लेकिन उसमें भी नंबरिंग की जाती है जो कि उसकी मोटाई, उसकी टेंडेंसी और उसके कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें हम लोग आयरन वायर में नंबर 8 वाला यूज़ करते हैं। ये बात आपको कही जा रही है, ठीक है। लिखिए आ टेलीग्राफ वायर is constructed of number 8 iron wire, number 8 iron wire with weight 7.3 lbs, with weight 7.3 lbs। LBS का फुल फॉर्म होता है लेंथ बॉस। ये एक यूनिट है इस तरीके के वायर्स के वेट के मेजरमेंट की, इसको बोलते हैं LBS को लेंथ बॉस, ठीक है। LBS पर 100 फीट, पर 100 फीट मतलब जो आपका टेलीग्राफ वायर है उसकी लेंथ 100 फीट है और उसका वेट 7.3 LBS मतलब लेंथ बॉस है, पर 100 फीट फुल स्टॉप। द डिस्टेंस बिटवीन द पोस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है खंबा, खंबे, जो आप खंबे यूज करते हैं उसको पोस्ट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट इज 150 फीट, 150 फीट and the wire sags 1 फीट। सैगिंग देखिए 1 फीट की है जबकि लेंथ कितनी थी 100 फीट। दैट मीन्स सैगिंग इज नेग्लेजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। एंड द वायर सैग्स, SAGS सैग्स 1 फीट in the middle, in the middle, then show that
it can be screwed up, then show that it can be screwed up to a tension. स्क्रूड अप टू का मतलब होता है यहाँ तक का झेलना, स्क्रूड का मतलब झेलना, अप टू अ टेंशन मतलब यहाँ तक का टेंशन, स्क्रूड अप टू अ टेंशन ऑफ अबाउट 205 lbs नियर बाई, मतलब 205 lbs का वेट टेंशन लगभग ये झेल सकता है। नियर बाई ठीक है। डालिए सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए लिखिए हम, डालिए सॉल्यूशन। पहले हम डायग्राम बना दे रहे हैं। कह रहा है कि एक खंबा ये है, एक खंबा ये है, मतलब एक खंबा है आपका A और दूसरा खंबा है आपका B, जिससे कि एक टेलीग्राफ वायर को लटकाया गया है। टेलीग्राफ वायर कैटनरी के फॉर्म में है तो ये उसका x एक्सिस होगा और ये टेलीग्राफ वायर का y एक्सिस हमने अंडर कंसिडरेशन ले लिया, ये y एक्सिस, ये D पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट, ये आपका ओरिजिन। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट इज 150, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 150 है, मतलब ये हमारे खंबे के बीच की डिस्टेंस है। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 75 फीट, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारी 75 फीट होगी। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ वायर इज़ 100 फीट, ये हमारा लेंथ ऑफ वायर जो है 100 फीट है, तो हाफ कितना हो जाएगा इसका 50 फीट, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 50 फीट। कह रहा है अ टेलीग्राफ वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ नंबर 8 आयरन वायर विथ वेट 7.8 lbs, 7.3 lbs, मतलब इसका जो वेट है पर 100 फीट का 7.3 lbs है। दैट मीन्स वेट ऑफ 100 फीट वायर इज, वेट ऑफ 100 फीट वायर इज, लिखिए वेट ऑफ 100 फीट वायर इज, वेट ऑफ 100 फीट वायर इज, वेट ऑफ 100 फीट वायर इज इक्वल टू 7.3 lbs। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज वेट ऑफ वायर पर यूनिट फिट इज, एक फिट की निकालेंगे तो 7.3 अपॉन 100 lbs 0.073 lbs हो जाएगी। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। नीचे से लिखिए since A and B are 2 points, since A and B are 2 points whose distance is 150 feet, whose distance is 150 feet and the sagging is 1 foot, and the sagging is 1 foot, then आपको पता है T इज इक्वल टू W इंटू वाई होता है। दिस इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल टू W इंटू, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y हो तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y होती है, और अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस c हो, चूँकि इसका कोऑर्डिनेट 0, c होता है,
तो y इज इक्वल टू 1 प्लस सी, y की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस सी। लिखिए, सिंस t इज इक्वल टू w इंटू वाई, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू w इंटू वाई की जगह 1 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू w की जगह 0.073 1 प्लस सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। हमसे कहा है कि हम लोग को ये निकालना है कि वो मैक्सिमम टेंशन जो बेयर करेगा वो 205 होगा। मैक्सिमम टेंशन T 205 आपको अप्रॉक्सीमेटली दिखाना है। अब हमको C की केवल वैल्यू चाहिए। अगर हम C को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम चलिए रहने दीजिए, अभी पहले देख लीजिए, आगे देखिए। हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। y की वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू है 1 प्लस सी इज इक्वल टू सी। इसको आपने पीछे एक्सपेंड किया था, एक्सपेंड करने के बाद जो अंत में बचता है वो केवल आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। बता दे रहे कहाँ पे आपने एक्सपेंड किया था। जहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटनरी बताया गया था उसका पहला पॉइंट देखिए, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी का मान लिखा है, सीरीज बनाई है और अंत में लिखा है सिंस x बाई सी इज वेरी स्मॉल नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। तो यही एक्सप्रेशन आपको मिला है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटनरी लास्ट टर्म का लेक्चर है, उसका पहला पॉइंट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज 1 प्लस सी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए c प्लस, ये c से c कटेगा, x की वैल्यू आपके पास है 75 फीट, तो 75 का होल स्क्वायर अपॉन 2, नीचे कट के आएगा c, c से c कट जाएगा, मिलेगा 2c इज इक्वल टू 75 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू, देखिए ये c से c कट गया, ये इधर आएगा 2c इज इक्वल टू 75 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 75 का स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए 75 का स्क्वायर अपॉन 2। c की वैल्यू आ गई, अब बस ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, जैसे ही हम पुट करेंगे मिल जाएगा t इज इक्वल टू 0.073 आएगा 1 प्लस 75 का स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करिए, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको वही आपका रिजल्ट मिल जाएगा इनटू ये आएगा 2 प्लस 75 का स्क्वायर करिए तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 35, 36, 37, 5 7 ज़ा 5 35, 7 7 ज़ा 49, 50, 51, 52, 5 7 3 10 2 12 का 2 यहाँ कैरी 3 3 6 5। ठीक है, ये आएगा 5 6 2 5। दिस इम्प्लाइज बाई 2 t इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 0.0, 2 3 ज़ा 6 6 7, 2 6 ज़ा 12, 5 इंटू ये ऐड होगा तो 5 6 2 7। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 205 इंटू समथिंग आएगा, जिसको आप कहेंगे LBS नियर बाई। यही आपका रिजल्ट है। उतार लीजिए, पूरा डायग्राम बना लीजिए, कैटनरी मेरी तरफ से ख़त्म।
हो गया।